हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं एईडीओ, है ना, एईडीओ देख रहे हैं हम लोग। एईडीओ बिहार दारोगा के संदर्भ में भी यह क्लास चल रहा है, बिहार दारोगा के संदर्भ में भी चल रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग देखें तो सीजीएल जो 3 है, सीजीएल 4 है। और यहाँ पे है ना बीपीसी टीआरई 4.0, 4.0 सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और हम लोग यहाँ पर बिहार के संदर्भ में भी अपना स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? कौन सा पत्रिका है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और यही अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया था। अल हिलाल इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉमरेड, द कॉमरेड का संपादन किया था किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। और यह अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता था, अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द कॉमरेड के संपादक कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली साहब थे। किस भाषा में यह छपती थी? अंग्रेजी भाषा में छपती थी। कब से कब तक? तो 1911 से लेकर के 1914 की अवधि में प्रकाशित हुआ था। कौन सा पत्रिका है यह? और यह पत्रिका हो जाएगा द कॉमरेड। अल हिलाल यहाँ पर देखेंगे तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में पत्रिका को यह सूत्रपात किया था 1912 में। इतिहास में खास करके अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार के संदर्भ में 1912 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1912 में ही पहली बार बिहार, है ना, बिहार और उड़ीसा, बिहार के साथ उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में सामने आया। एक अलग राज्य का गठन होता है 1912 में बिहार का। 1912 में ही बिहार में होने वाला प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में। कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था, है ना, बांकीपुर पटना में हुआ था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जमींदार यह उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था। इस अखबार के संस्थापक कौन है? मौलाना जफर अली खान है, जिसका नाम है जमींदार। जमींदार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यह एक अखबार है, उर्दू भाषा में निकलती थी, मौलाना जफर अली खान के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? किस प्रकार मदद की? 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो किस प्रकार का मदद हो जाएगा? इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके किया गया। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके यह भावना को पैदा किया गया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके इसको बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी कहता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर ई ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। प्रश्न को एक बार समझिए। इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके इसको बढ़ावा दिया गया।
जैसे अभी के समय में देखते हैं, राष्ट्रीयता को बढ़ाने में बहुत सारा जो कारक है वह मौजूद है। आज भी आप देख सकते हैं, ये समाज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर हम लोग देखना चाहें, जो लोग सोए हुए हैं, जैसे में कहा जाता है कि भारत की कुछ ऐसी आबादी है जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो बाकी सुख और सुविधाओं से वंचित है, महरूम है, जो हाशिए पर खड़ा है, वो लोग आज भी सोए हुए हैं। न उनको अपना अधिकार पता है और ना ही अपना हक पता है, न उनको लोकतंत्र के बारे में पता है, ना ही अपने इतिहास के बारे में वो जानते हैं। और यही चीजें है, जब हमारे भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ था, तब 1857 की क्रांति हम हार गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत के बल पर ही भारत को जीत लिया, क्योंकि राष्ट्रीयता नाम का कोई भावना, कोई चेतना हमारे भारत के किसी भी लोगों में बात नहीं था। और यही बात बाल गंगाधर तिलक ने समझा, और बाल गंगाधर तिलक को यह बात लग रही थी कि जब तक हम राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं कर पाते, तब तक हम युवाओं को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम भारत को तैयार नहीं कर पाएंगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अगर हमें स्वराज्य की प्राप्ति चाहिए, अगर हमें स्वराज्य चाहिए, तो हमें सबसे पहले वह राष्ट्रीयता चाहिए जो लोग अपने जान की कुर्बानी करते हैं, है ना। खुदीराम बोस को देखा जा सकता है, यहां तक कि भगत सिंह को देखा जा सकता है, राजगुरु को देखा जा सकता है, चंद्रशेखर आजाद को देखा जा सकता है। बहुत ऐसे क्रांतिकारी वीर हैं, जब उनके दिल में राष्ट्रीयता की भावना जगी, तो फिर उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में लगाया था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का सहारा लेकर के राष्ट्रीय चेतना का विकास किया था। जैसे शिवाजी उत्सव उन्होंने मनाई, और उन्होंने गणपति उत्सव के माध्यम से भी लोगों को इकट्ठा किया। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके किया गया। इतिहास तो भरा पड़ा है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अभी के समय में जिस तरीके से तनाव पैदा हो गया है ना, जिस तरीके से तनाव पैदा हो गया, आप सोशल मीडिया पर हो सकता है बहुत एक्टिव होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ भीम आर्मी वाले लोग हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण, है ना। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा दुख के साथ ये कहा जाता है, एक तनाव सा दिखता है। अगर देखा जाए, सच में अगर देखा जाए, तो जिन लोगों को 5000 वर्षों से, जिन लोगों को 5000 वर्षों से, है ना, समाज की सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया, अगर वो जग जाए तो फिर क्या होगा, है ना। इसीलिए अगर उनको लगता है, शायद हम यही कह सकते हैं कि भाई कम से कम अब तो समझ जाइए, नहीं समझिएगा तो ये लोग जगेंगे, SC ST OBC वाले, तो फिर बहुत मुश्किल होगा समझाएंगे, क्योंकि यही लोग अपने इतिहास के बारे में बताएंगे, है ना। ये लोग भी बात करते हैं, मैंने देखा था अशोक सम्राट के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, भीमा कोरेगांव के बारे में। तो ये देखिए, इससे क्या होता है ना, उनके अंदर की चेतना जो है भड़क जाती है, और यही चीजें किया गया। आईना दिखाया गया था भारत के लोगों को, तब जाकर के भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के तहत जो दयनीय स्थितियां जो बनाई गई थी, ये लोग भी दिखाते हैं, ये लोग भी दिखाते हैं कि किस तरीके से फूले जैसे मूवी पर भी प्रतिबंध लगाने वाला ये व्यक्ति, सब सोच लीजिए। हम बड़ा दुख लगता है ना, बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कम से कम अब नहीं पढ़े लिखे समाज में होने के बावजूद भी अगर ये जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, है ना, अगर ये सब चलता रहा तो फिर मुश्किल होगा उन लोगों के लिए भारत में रहना, बहुत मुश्किल होगा। और ये चीज़ें दिखता है, क्योंकि उनकी आबादी भी देख सकते हैं, और पहले वाला वो नहीं है कि डर के रहे चाहे जो भी हो। तो ये चीज़ें आपको अगर इस तरीके से हम लोग देखें, तो यहाँ से भी संघर्ष करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा यहाँ पे, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, यह सवाल है आपका, तीसरा नंबर सवाल है। कौन सा सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया,
कब की बात हो रही है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कहता है। कौन सा कथन गलत है? मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ऑप्शन में है 1-3, 2-3, 1-2, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसका आंसर यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल क्या है? नहीं होगा। 1-2, इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाता है। इसका जो आंसर है क्या होगा? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था। और इसी असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी का यह सबसे व्यापक आंदोलन था जिसमें सभी लोग शामिल हुए थे। महात्मा गांधी मात्र एक मुट्ठी भर लोगों के हाथों से कांग्रेस को छीन करके आम जनता के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। यह इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। और यही वजह भी है, यही वजह है कि जब महात्मा गांधी का प्रवेश 1919 से ही राजनीति में जब सक्रिय रूप से इनकी भूमिका देखी जाती है, तो कुछ ही समय के अंदर महात्मा गांधी कांग्रेस पर इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इतने बेजोड़ तरीके से नेतृत्व करते हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी का कद बढ़ता है उसी तरीके से कांग्रेस का भी कद बढ़ता है। एक समय आता है, एक वक्त आता है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उसके बाद यहां पर हम लोग देखें कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे। अगला सवाल है, एक सन्यासी को फिजी में एक गिरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन हो जाते हैं? आखिर किस किसान नेता के बारे में यह जिक्र किया जा रहा है? तो ये हो जाते हैं बाबा रामचंद्र, है ना। बाबा रामचंद्र हैं। ये क्या नाम है? बाबा रामचंद्र। तुलसीदास के द्वारा लिखी रामायण जो है, रामायण की प्रति लेकर के ग्रामीणों के बीच में जाकर के प्रवचन देते हैं बाबा रामचंद्र। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले बाबा रामचंद्र ने फिजी में एक गिरमटिया मजदूर के रूप में काम किया था। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं बाबा रामचंद्र। बाद में 17 अक्टूबर 1919 को अवध किसान संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान संघ की स्थापना किया था। कब? 1919 में इन्होंने किया था। बाबा रामचंद्र का सहयोग सहदेव सिंह और झिंगुरी सिंह ने भी दिया था। सहयोगी पूछा जा सकता है, सहदेव सिंह है और झिंगुरी सिंह हो जाते हैं जो इनका साथ दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। अभी के समय में गलती से भी किसी व्यक्ति को हरिजन, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, गलती से भी हरिजन बोल करके संबोधित नहीं करिएगा, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया और अपमानित शब्द ये हो जाता है। कुछ विरोधी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं हरिजन, और हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, है ना। हरि के जन होते हैं मतलब भगवान के जन होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि गलती हो गया,
उन लोगों को ये बात कहने में, क्योंकि हरि के जन ये लोग नहीं है, हरि के जन ब्राह्मणों को कहना चाहिए था। कुछ लोगों का ये मानना है, ब्राह्मणों को कहना चाहिए था, और वो लोग खुद को हरिजन बोल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। जैसे आगे हम लोग यहाँ पर देखें, अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कहा दिल्ली में की थी। दिल्ली में इसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है। हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 2 समाचार पत्र थे। हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक, यहाँ पर 2 समाचार पत्र थे जिसको लिखा था, यह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और आजाद मजदूर संघ की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है, पूछा जा सकता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। सबसे पहले पत्रिका का नाम था मूक नायक लिखा गया था। इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़ी गर्व की बात है कि ये हमारे भारत के रहने वाले हैं, है ना। इन्हीं के बदौलत, इन्हीं का देन है, कह सकते हैं हम लोग। भारत के निर्माण में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारत के निर्माण में, आजादी में सबसे ज्यादा भूमिका महात्मा गांधी का है, तो भारत के निर्माण को अपने खून और पसीने से सींच करके यहाँ तक लाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, आजाद मजदूर संघ की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। कब तक लेने की घोषणा किया था, है ना। इसका आंसर देख सकते हैं, जून 1948 में कहा गया कि हम वापस ले लेंगे। और यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? एटली के द्वारा किया गया। और यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जैसे हम लोग देख सकते हैं 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को 30 जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में किया गया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा, नेहरू और सीआर दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। इसी का एक ब्रांच था स्वराज दल, इसी का एक ब्रांच था स्वराज दल जो बिहार में स्थापित की गई। और बिहार में इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। श्री कृष्ण सिंह को हम लोग बिहार केसरी कहते हैं, बिहार केसरी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और बिहार के प्रथम सीएम हो जाते हैं, बिहार के प्रथम सीएम। 1923 के पहले 1922 में आप देख सकते हैं, 1922 में गया का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सीआर दास करते हैं। और ये बिहार में होने वाला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन। और इसी 1922 के समय में ही चौरी चौरा का कांड होता है, जिससे कई नेता जो है महात्मा गांधी से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं। और यही लोग थे, यही लोग मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो महात्मा गांधी के नीतियों से नाराज थे। चौरी चौरा कांड जो हो गया था 1922 में, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, 22 में की घटना घट गई, आंदोलन थोड़ा तीव्र हो गया और कहा जाता है कि जनता उपद्रवी हो गए थे और थाना को ही जला दिया, जिसमें 20 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिससे सबसे ज़्यादा हतोत्साहित हुए थे महात्मा गांधी। लेकिन ये लोग नाराज होकर के, है ना, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक नया पार्टी का निर्माण किया मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा।
भारत में स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में किया था। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। स्वराज दल की जब एक शाखा का स्थापना हुआ, यह स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद, और इसके सचिव थे अब्दुल बारी हो जाते हैं, है ना, अब्दुल बारी है। अगला सवाल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? हाथी, विकास, मालवा। उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ही होगा, क्योंकि इस समय चौकीदारी कर की बात हो रही थी इस समय में, क्योंकि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प भी चुना था, और इसलिए उस विकल्प में ये बात नहीं था। मतलब इसका आंसर ई हो जाता है। 1930 की वो कहानी है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? बहुत ही वीवीआई है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, या राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, या गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पहले भी सरकार को इंतला किया था कि भाई राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए, लेकिन सुनवाई ये लोग नहीं कर रहे थे। 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने पहली कांग्रेस कैबिनेट का गठन किया, तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की थी। वायसराय पर दबाव बनाने के लिए उनके मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हमें सरकार बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले बिहार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ साहब थे, लेकिन बाद में जब उनकी सरकारें गिरी थी तब कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे श्री कृष्ण सिंह को चुना गया, और उस समय राज्यपाल ने कहा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। लेकिन श्री कृष्ण सिंह को लग रहा था कि अगर हम अपना बहुमत सिद्ध करते हैं तो राज्यपाल हमारे शासन व्यवस्था में बार बार हस्तक्षेप करेगा, और ये बात साफ साफ हो गई थी। श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको ज़्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, अगर ये वादा करते हैं तो हम सरकार बनाएंगे। और उसी समय जब सरकार बनी थी तभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग किया गया था। इसको ठुकरा देने के बाद, इन मांगों को स्वीकार न करने के बाद मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। बाद में वायसराय ने मांगे मान ली और मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ योगेंद्र शुक्ला को रिहा कर दिया। योगेंद्र शुक्ला को क्या किया? रिहा कर दिया। 10 किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? कई बार पूछा हुआ प्रश्न, आपके बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, बीपीएससी में कई बार सवाल पूछा गया है। 1917 में जब राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जब महात्मा गांधी यहां पर पहुंचे थे, तब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह बहुत ही सफल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक समस्या थी तीन कठिया पद्धति की एक समस्या थी यहाँ पर, और यहाँ पे महात्मा गांधी के प्रयास से ही चंपारण में एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, और इसी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर स्लाई को बनाया जाता है, और इसके सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को सदस्य बनाया जाता है। बाद में रिपोर्ट जब पेश करता है तब इसी के तहत चंपारण एग्रेरियन कमेटी के तहत ही तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है, और इस तरह से महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह सफल हो जाता है। इसी सफलता के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया जाता है। यही चंपारण जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया, यही चंपारण है, यही चंपारण।
मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, गांधी को पता तक नहीं था कि चंपारण में कोई एक जगह है, नहीं पता था। और रही बात यहां पे, चलिए यहां पे देखिए, गांधी जी 1917 ईस्वी में जब चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने आए थे, और यहीं पर था एक तत्कालीन अंग्रेजी फैक्ट्रियों के मैनेजर जिसका नाम था इरविन। इरविन उन्हें रात के खाना पर आमंत्रित किया। लॉर्ड इरविन के बत्तख मियां अंसारी को दूध, क्योंकि यहां पर लॉर्ड इरविन के ये खानशाह थे, मतलब कहा जा सकता रसोइया थे। और इरविन ने कहा था, हिदायत दी थी कि जब भी महात्मा गांधी हमारे यहां खाने पे शरीक होंगे, उनके दूध में जहर मिला करके देना। लेकिन बत्तख मियां उन्होंने गद्दारी नहीं करी। उन्होंने खुलकर ओपन होकर के बता दिया कि अंग्रेजी सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और इस दूध में जहर है। हालांकि बत्तख मियां पे बहुत सारे जुल्म ढाए जाते हैं, लेकिन बत्तख मियां ने महात्मा गांधी की जान बचाई। दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को पीने के लिए देने को कहा था। बत्तख मियां जब इनकार किया तो उनके बेटे को बंधक बनाकर उनको इनके लिए मजबूर किया गया था। तब जहर मिला दूध देने के लिए मजबूर होकर उन्होंने यह दूध गांधी जी को तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, जिससे गांधी जी को कुछ शंका हुई। इसके बाद बत्तख मियां ने गांधी और राजेंद्र प्रसाद के कानों में कह दिया कि इस दूध में क्या है, जहर मिला हुआ है। इस तरीके से बत्तख मियां ने महात्मा गांधी की जान बचाई। कहा जाता है कि जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो बत्तख मियां से मिले थे। बहुत भीड़ भाड़ थी, सभा हो रहा था, बत्तख मियां की चर्चा चल रही थी, उसी समय मिले हुए थे। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो सेशन है हम लोग इसको लगातार जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।